हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग को करा रही थी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कैग बोला जाता है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, एज लिमिट क्या रहती है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग जितना लाइक करते हैं तो उतनी ही वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है और रीच बढ़ती है, तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैग होता क्या है। कैग के बारे में हमने बहुत सुना है, नाम से तो वैसे क्लियर हो रहा है आपको कि ऑडिटर है, तो कुछ ऑडिट से रिलेटेड चीजें ही रहेंगी। तो ये तो मैंने भी पढ़ाया था आपको कि जो गवर्नमेंट ऑडिट होता है वो कैग ही करवाता है, कैग के द्वारा ही कराया जाता है। तो कैग क्या रहता है, कैग होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर या फिर राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस को क्या करता है, उनका हिसाब किताब जो उन्होंने रखा है, जो अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के बनाए हुए होते हैं उनके खातों की उनकी जांच करता है, उनका ऑडिट करता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी तरह का कोई फ्रॉड या धोखा तो नहीं हुआ है, सभी तरह से सारे आंकड़े सही हैं या नहीं है। वही जो काम नॉर्मली ऑडिट का होता है, वही सारे काम टैग करता है। गवर्नमेंट के से रिलेटेड आंकड़ों का, गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए बुक्स का, उसके हिसाब किताब का, उसके अकाउंट्स का, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, यानी कि देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर भी जो गवर्नमेंट ने ट्रांजेक्शन किए होते हैं, जो भी बिजनेस किया होगा या किसी और तरह से जो भी इनकम आई है या फिर गई है, एक्सपेंसेस किए हैं, उन सबका अंकेक्षण करना, ऑडिट करना, वो कराया जाता है कैग के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर कैग को कौन अपॉइंट करता है। तो कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो कैग को अपॉइंट करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज रहती हैं जो कैग होता है उनकी। तो कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की लेखा परीक्षा करना, ऑडिट ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो भी हिसाब किताब रखे होंगे, जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, उनकी जांच करना, ऑडिट करना। सेकेंड होता है केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों की लेखा परीक्षा जो सरकारी निधि से वित्त पोषित है, ऑडिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज विच आर फाइनेंस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स, यानी कि उन सारी जगहों का, उन सारी चीजों का या उन सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करा जाता है कैग के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा जो फाइनेंस है प्रोवाइड कराया जा रहा है या फिर उसका फाइनेंस उन अथॉरिटीज में लगा हुआ है। अब वो चाहे उनके जो पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज हैं, जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज चला रही है, उनके अकाउंट्स का ऑडिट करना हो, या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडीज हैं या फिर जो प्राधिकरण, जो अथॉरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उन सबका ऑडिट, जो चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में है या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है या फिर गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है, उन सबका ऑडिट करना। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी। इसमें किस तरह की और चीजें इंक्लूड करते हैं, तो आ जाता है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट्स, संघ या राज्यों की प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जो रिसिप्ट हुई है, जिस भी मद से हुई हो, जिस भी आइटम से हुई हो, जो भी सोर्स रहा हो, जो रिसिप्ट हुई है उन सबका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट स्टोर्स एंड स्टॉक, ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, तो इन 3 तरह का ऑडिट रहता है इसमें। अब आता है कि ऑडिट जो करता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है, जो कि रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें भी यही रहता है कि कैग ऑडिट करेगा, उस पर रिपोर्ट बनाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब उस रिपोर्ट को किसके सामने रखा जाता है। तो वो रिपोर्ट जो होती है वो राष्ट्रपति, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है, उनको सौंपता है। और फिर प्रेसिडेंट क्या होगा, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, दोनों के सामने प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पर 3 तरह की ऑडिट रिपोर्ट देता है जो कैग होगा। पहली होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड होगी ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, थर्ड होगी ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 तरह की रिपोर्ट जो होती है वो कैग जो होगा वो प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो यहाँ पर अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कैग के बारे में, और जो प्रश्न इससे बन रहे हैं, आइए अब चले एमसीक्यूज की तरफ और उसे हम सॉल्व करते हैं।
वहां से बाकी के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, उनको नोट करते चलिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो इसकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, हमको ये क्लियर हो गया। लेकिन किस आर्टिकल के अंडर में करता है, वो हो जाएगा 148। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 148 के अंतर्गत उसके अपॉइंटमेंट की कैग जो होगा उसके अपॉइंटमेंट के बारे में डिटेल में दे रखा है और उसी के अंतर्गत उसकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट। बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट में हो जाते हैं। तो इसकी जो नियुक्ति करी जाती है वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर was the Comptroller and Auditor General Duties, Powers and Conditions of Services Act passed। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यानी वो एक्ट जिसमें जो कैग होता है उसकी ड्यूटीज, पावर्स और क्या कंडीशंस रहती हैं उसकी सर्विस की, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। उन सारी नियम कहेंगे, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसमें, वो किस ईयर में पास किया गया था। वो पास किया गया था 1971 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि हमने ये तो पता कर लिया कि 1971 में वो एक्ट पारित किया गया था। अब वो किस आर्टिकल के अंडर में पारित किया गया था, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 148, आर्टिकल 150, आर्टिकल 151, आर्टिकल 49। 148 में क्या था, हमने अपॉइंट किया था कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, राष्ट्रपति करेगा 148 के अंतर्गत आर्टिकल। और जो उसमें शक्तियां और जो उसकी पावर्स जो दे रखी है वो दे रखी है 149 में। तो दोनों साथ में ही है, याद रखिएगा कि पहले अपॉइंट किया जाएगा 148 में आर्टिकल में, और आर्टिकल 149 में क्या होगा, उनकी शक्तियों के, पावर्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, इनके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको याद हो गए होंगे दोनों ही आर्टिकल, 148 अपॉइंटमेंट, 149 में ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर याद हो गए हैं तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। टी एन चतुर्वेदी, ए के राय, वी नरहरि राव, एस रंगनाथन। तो क्वेश्चन में कह रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, तो यहाँ तो आपकी बात हो रही है ऑडिटिंग की, या कहीं पर भी बात होती है तो मोस्टली या तो फर्स्ट पूछा जाता है, तो करंट का पूछा जाता है, कभी कभी सेकेंड पूछ लिया जाता है। तो जो पहले थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो थे वी नरहरि राव। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज द टर्म्स लेंथ ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया from appointment up to 65 years of age during the tenure of the existing government, 6 year or up to 65 year of age whichever is earlier during the pleasure of the president of India। अच्छा क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होगा, कैग होता है, उसका कार्यकाल कितना रहता है, कितने टाइम तक वो काम करता है। तो यहाँ पर मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल का कार्यकाल नहीं होगा, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर जो उनकी मैक्सिमम एज है वो हो जाएगी 65। तो आपके ऑप्शंस जो दे रखे हैं कि नियुक्ति से 65 वर्ष की आयु तक, तो जरूरी नहीं है कि जिस टाइम उनकी नियुक्ति करी जाएगी वो 59 ईयर्स के ही होंगे, वो 45 के भी हो सकते हैं। तो नियुक्ति से 65 ईयर्स तक अगर 45 से 65 करेंगे तो 20 सालों का कार्यकाल नहीं होगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान ये भी नहीं है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा कि 6 ईयर्स का, या फिर अगर उन्होंने 62 वर्ष की आयु में, 62 ईयर्स की एज में उनका
नियुक्ति हुई अपॉइंट हुए हैं तो 65 ईयर्स पहले हो जाएंगे उनके, तो उतने ही टाइम के लिए 3 साल के लिए ही रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे उसके बाद। तो जो भी पहले हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है? हु इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? टी.एन. चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र मुर्मू, एस रंगनाथन, नंद। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी वर्तमान में, अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट कौन थे, प्रथम कौन थे, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में करंट में कौन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि इसमें से जो 3 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं कि कौन से हैं, या फिर अगर कोई नहीं है, कोई और है, तो आपका नन हो जाएगा। तो आप लोग आंसर इसका मुझे जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया होगा उन सबका नाम मैं लूंगी, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय बनाया गया था। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैग होता है उसका कार्यालय जो बनाया गया था, तो कैग जो है वो किस तरह की है? एक कैग जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया था। तो जिसका कार्यालय है कहा जाएगा कि द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे बनाया गया था। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following is not true about the Comptroller and Auditor General of India? He is appointed by the President. His salary is equal to that of the Judge of Supreme Court. He is disqualified for any further government office after retirement. He can be removed by the President. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कैग होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसके बारे में कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, उसमें से कौन सा एक गलत होगा, रॉन्ग आपको ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, करेक्ट है, जो प्रेसिडेंट होता है वही अपॉइंट करता है। दूसरा कह रहा है उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है, करेक्ट है, दोनों की सैलरी इक्वल होती है। जो सुप्रीम कोर्ट का यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, उसी के इक्वल ही इनको भी सैलरी मिलती है, इनका भी वेतन रहता है। थर्ड पॉइंट है, बाद से अनुगति के बाद किसी भी अन्य सरकारी पद के लिए अयोग्य, करेक्ट है कि रिटायरमेंट जब हो जाता है उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें काम नहीं कर सकते हैं, उसके पद पर कार्य नहीं कर सकते। डी पॉइंट जो दे रखा है उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट तो करता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट हटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन हटाने के लिए जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होता है उसको हटाया जाता है, वही प्रक्रिया यहाँ पर इनके लिए भी रहती है कि संसद के दोनों सदनों में आवेदन पर ही इनको हटाया जा सकता है। तो एक आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, क्योंकि आपका डी पॉइंट जो है वो गलत है और हमको गलत बताना था, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है? Who amongst the following attends the meeting of the Public Account Committee of the Parliament? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसकी बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो यहाँ पर जो लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसकी जो बैठकों में भाग लेता है वो हो जाता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र एवं मार्गदर्शक है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ सेलेक्ट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो एक इसका मार्गदर्शक की तरह, एक गाइड की तरह काम करता है। तो जो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है उसके ही गाइड की तरह या फिर एक फ्रेंड की तरह काम करता है, उसको सलाह देने का, मार्गदर्शन करने का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करता है। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ पीपल्स लिबर्टीज, द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, द गार्जियन ऑफ ऑल दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैग होगा वो क्या काम मेनली करता है।
लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षक है तो वो तो नहीं रहता है, वो तो आपका कौन रहता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा। सार्वजनिक वित्त का संरक्षक है, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है, इन सभी का संरक्षक है। तो यहाँ पर जो कैग होता है वो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक माना जाता है, द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक कौन होता है, पब्लिक फाइनेंस के गार्जियन कौन होता है, वो हो जाएगा कैग। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा अच्छे से। ये सारे क्वेश्चंस ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।